हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम नीट 2020 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आज की यूनिट जो वो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे आपको एनसीईआरटी में किस पेज से किस लाइन से आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट 2020 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ। तो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम्स है वो किस में मदद करता है? प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, कैसिनोजन इंटू कैसिन एंड पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन। तो जो आपका एंटेरोकाइनेज जो है वो हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 262 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो ये पैराग्राफ है, लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ कि इसके अंदर जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम्स होता है जो कि सीक्रेट होता है इसके द्वारा, पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। तो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज, यानी जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट करता है किसको? ट्रिप्सिनोजन को। सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सीक्रेट होता है इनटू एन एक्टिव ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिनोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एक ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देखिए लिखा हुआ है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। और जो बाकी अदर एंजाइम्स होते हैं जैसे आपका काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेजेज वगैरह, इनको जो एक्टिव फिर कौन करता है? आपका ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव करता है। तो यहाँ से ये प्योर जो है वो एनसीईआरटी से आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी है सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सी है इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट। एंड ऑप्शन डी है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं आपके डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, तो उसमें इलियम जो वो हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब एनसीईआरटी में देख लीजिए यहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 259 के ऊपर। यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन is distinguishable into 3 regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। यानी इलियम जो वो सबसे हाईली कोल्ड पोर्शन होता है, मीडियम जो पोर्शन होता है वो भी कोल्ड होता है बट वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। ओके, तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हाईली कोल्ड पोर्शन कौन सा? यहाँ पे इलियम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जो है वो नीट 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन दिए गए हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। सी है हायर H+ आयन कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड ऑप्शन डी है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, डी जो आप वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे जो ये बोला है H+ आयन कंसेंट्रेशन हायर होनी चाहिए, जी नहीं। एल्वियोलाई के अंदर H+ आयन कंसेंट्रेशन जो वो लो होगी तभी जो वो फॉर्मेशन होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, हमारा आंसर है फर्स्ट आंसर वो पेज नंबर 274 के ऊपर मिलेगा उसका आंसर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट पैरा जो ग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर साफ साफ लिखा है इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर बात कर रहा है वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, low partial pressure of carbon dioxide and lesser H+ ion concentration and lower temperature are the factor favorable for the formation of oxyhemoglobin। यानी अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना है तो एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हाई होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें लो होनी चाहिए। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए, H+ आयन कंसेंट्रेशन भी लो होनी चाहिए और आपका टेम्परेचर है वो भी लो होना चाहिए, तभी जो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाता है इस स्टेटमेंट से। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द
करेक्ट इवेंट्स दैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन में कौन से इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं कि वो होते हैं, और बाकी ऐसे कौन से हैं जो इनकरेक्ट हैं यहाँ पे, जो इंस्पिरेशन के अंदर वो इवेंट्स नहीं होते हैं। तो इवेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन थर्ड है इवेंट है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, एंड फोर्थ जो है इवेंट वो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो हमें इनमें से बताना कि कौन से इवेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंस्पिरेशन के अंदर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये भी होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, नॉट डिक्रीज, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, नॉट इंक्रीज, तो ये भी जो वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं इंस्पिरेशन के अंदर, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट इवेंट है। बाकी उसका आंसर में मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 270 और 271 पे। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखिए इंस्पिरेशन के बारे में पूछा, तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है तब, उसके बाद क्या होता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम causes an increase in the volume of the thoracic chamber, और इसकी वजह से जो thoracic chamber है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। अब ओवरऑल क्या होता है, देखिए द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम cause a similar increase इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो वहां पे पल्मोनरी वॉल्यूम जो वो इंक्रीज हो जाती है, नॉट डिक्रीज होती है। ओके, उसके बाद आगे लिखा है एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो वहां पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन। जैसे ही प्रेशर कम होने लगता है एटमॉस्फेरिक से, तो बाहर की हवा जो है वो अंदर आने लगती है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर। तो वहाँ पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, नॉट इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से नीट 2020 में 2 क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन है द QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो स्टैंडर्ड ECG के अंदर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन दिए गए, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, सी है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी है। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो फर्स्ट आंसर है वो मिलेगा पेज नंबर 286 के ऊपर। यहाँ पर ये जो हमारा ECG का जो ग्राफ है वो भी दिया गया डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेकंड पैराग्राफ, द QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर contraction, the contraction start shortly after the Q and mark the beginning of the systole। तो यहाँ पे जो Q पोर्शन है यहाँ से जो है वो सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट इधर दिए गए हैं, इनके फंक्शन वगैरह जैसे इम्यून रिस्पॉन्स में, फेगोसाइटोसिस में कौन सा मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसिनोफिल्स की बात कर लेते हैं। जो इसिनोफिल्स होता है वो रिलीज हिस्टामाइनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, ये हिस्टामाइन पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना, हिस्टामाइनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स वगैरह वो इसिनोफिल सीक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल क्या करता है, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। तो ये जो वो हिस्टामाइन जो इसके अंदर होते हैं वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है आपका बेसोफिल। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो वो फेगोसाइटोसिस करने में मदद करता है, जो आपका लिम्फोसाइट है वो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर मदद करता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सेकंड फोर्थ के साथ अब भी ऐसे 2 ऑप्शन ही है हमारे पास। थर्ड जो वो सेकंड के साथ तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, फोर्थ फर्स्ट के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 279 फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पर देखिए जो ल्यूकोसाइट है वहाँ पे हमें लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो 2 मेन कैटेगरीज होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है न्यूट्रोफाइल से। देखिए न्यूट्रोफाइल आर द मोस्ट एब्यूडेंट सेल, यानी 60 to 65% होता है ऑफ द टोटल WBC। टोटल WBC का न्यूट्रोफाइल 60 to 65%, एंड बेसोफिल आर द लीस्ट 0.5 to 1%, और बेसोफिल सबसे कम होता है।
अब देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट होती है 6 to 8% और फेगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरिजन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, यानी जो आपको न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट होती हैं वो जो फॉरिजन ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको फेगोसाइट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल देखिए लिखा हुआ है बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन हिपेरिन एक्सेट्रा। जो बेसोफिल होता है वो हिस्टामाइन सेरोटोनिन हिपेरिन वगैरह जो है वो सीक्रेट करता है विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट इसिनोफिल लिखा हुआ है इसिनोफिल जो कि 2 to 3% होता है रजिस्ट इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन जो होता है उसको रजिस्ट करता है एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है लिम्फोसाइट जो होता है वो का 20-25% होता है। आर द टू मेजर टाइप बी एंड टी फॉर्म्स, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल आपका लिम्फोसाइट, जो कि 20 to 25% जो है वो WBC का होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा मैच द कॉलम से करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के नीट 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूराइन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो यूराइन के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन सी चीज़ रिलीज हो सकती है, कौन सी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है जो कि डायबिटीज मेलाइटिस को शो करती है। तो ऑप्शन दिए गए यूरेमिया एंड कीटोनूरिया, यूरेमिया एंड रीनाइल कैल्कुलाई, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, जो अगर यूराइन के अंदर है तो यहाँ पे वो इंडिकेट करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस को। अब एनसीईआरटी में देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पेज नंबर 298 के ऊपर। 298 के ऊपर देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज दैट इज कीटोन्यूरिया इन यूराइन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी ग्लाइकोसूरिया या फिर कीटोन्यूरिया जो है वो किसको इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इससे करेक्ट आंसर आ जाता है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंटेशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को प्रिवेंट करने में कौन सी चीज मदद करती है। ऑप्शन ऑफ मोर वाटरी एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच। ऑप्शन सेकंड है री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। सी है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कोज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल। तो हमसे पूछा है कि डायूरेसिस में हेल्प कौन करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो तो आएगा ऑप्शन बी री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूबुलाई ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सीक्रेशन, जी नहीं, हाइपर सीक्रेशन अच्छे से होता है एडीएच का, तभी ये चीज़ होती है यहाँ पे, ये इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कोज वैसो डायलेशन नॉट अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी इनकरेक्ट है। डिक्रीज इन सीक्रेशन बाय रेनिन बाय जेजी सेल, जी नहीं, जेजी सेल तो रेनिन को जो है वो सीक्रेट करते हैं तो वो इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीज, ये भी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ सकता था ऑप्शन बी, दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते थे। ये अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा हुआ है। उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 297 पे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ADH फैसिलेट द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट्स कौन सा होगा आपका PCT DCT जो होता है वो लेटर पार्ट्स के अंदर आता है ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, और उसकी वजह से जो डायूरेसिस वो प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे फिर लिखा हुआ है होता कैसे है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है देखिए एल्डोस्टेरोन cause the reabsorption of sodium and water from the distilled part of the tubule। ये जो distilled part of the tubule है ये क्या है, वही तो later part of the tubule है। ओके, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन क्या करता है, फिर जो रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है सोडियम आयंस वगैरह और वाटर वगैरह का डिस्टिल्ड पार्ट ऑफ, जिसकी वजह से जो डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाती है। बाकी जो आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं आप उसे अच्छे से पढ़ भी सकते हो, जैसे ANF कोज वैसोडाइलेशन, जो ANF होता है वो वैसोडाइलेशन जो है उसको कोज करता है। इसके अलावा यहाँ पे भी लिख रखा है जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, जो जेजी सेल्स होते हैं वो रेनिन को रिलीज करते हैं तो वहाँ पे कम नहीं होगा। तो इसी तरह आप ये पूरा पैराग्राफ अगर और जानना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बाकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो गलत है और यहाँ पे ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आ जाता है। एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी आपका आंसर। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में नीट 2020 में केवल 1 क्वेश्चन है, वो है मैच द कॉलम। तो यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन, स्केपुला एंड ग्लिनोइड कैविटी वगैरह, तो यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोटिंग रिब्स की। तो फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टेरनम, तो ये स्टेरनम से कनेक्ट नहीं होती है फ्लोटिंग रिब्स, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। सेकंड हम बात कर लेते हैं एक्रोमियन की। तो एक्रोमियन जो होता है वो किसके साथ यहाँ पे
क्लेविकल जो है उसके साथ जो है वो अटैच करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्केपुला की। स्केपुला जो है वो क्या आएगा, तो स्केपुला देखिए लोकेटेड विद बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब। जो स्केपुला होता है वो सेवंथ एंड सेकंड रिब के बीच में लोकेट होता है डोर्सल साइड में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे जो आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जो है वो आर्टिकुलेट होती है ग्लिनोइड कैविटी में। ओके, जो शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से आंसर आएंगे हमारे। फर्स्ट जो वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकंड थर्ड के साथ जाना चाहिए, अब भी हमारे पास दो ऑप्शन है। थर्ड जो है वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन है। और जो फोर्थ है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन ए। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 310 के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 310 के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे लिख रखा है, लास्ट टू पेयर्स दैट इज 11th एंड 12th। ये जो लास्ट टू पेयर्स है 11th एंड 12th जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ओके, आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये वेंट्रली किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती, जैसे आपका ये स्टर्नम है इससे कनेक्ट नहीं होती है ये जो आपकी 11th और 12th है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, आपका फ्लोटिंग रिब्स। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें तो लिखी हुई है, बट उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट पोर्शन स्केपुला। स्केपुला जो है इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेसिक बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब। तो जो स्केपुला है वो कहाँ पर सिचुएटेड, आपका सेकंड एंड सेवंथ रिब के बीच में। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्टेड एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। तो उसको बोलते हैं हम एक्रोमियन। ओके, यहाँ पे जो स्केपुला है वहाँ पे जो स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जो स्पाइन, वहाँ पे उसी को पोर्शन को बोला जाता है एक्रोमियन। नेक्स्ट देख लीजिए द क्लेविकल। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। एक्रोमियन के बिल्कुल बिलो जो है ग्लिनोइड कैविटी थी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। और जो ग्लिनोइड कैविटी है वही आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, ह्यूमरस के हेड के साथ, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए। तो यहाँ से जो आप देख सकते हो हमारा पूरा आंसर आ जाता है स्केपुला से, ओके, फिर एक्रोमियन से, और फिर जो आपकी ग्लिनोइड कैविटी से जो ह्यूमरस का हेड वहाँ पे। तो यहाँ से हमारा प्योर जो है वो मैच द कॉलम आंसर आ जाता है, प्योर एनसीईआरटी है ये भी आपका। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी केवल वन क्वेश्चन आया हुआ इस चैप्टर से। अब देख लेते हैं यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आया वो मैच द कॉलम ही आया है, ईयर से रिलेटेड है। ईयर के कुछ पोर्शन दिए गए कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में बताना कि ये कहाँ पर प्रेजेंट वगैरह क्या कुछ इनका फंक्शन वगैरह या हो सकता है। तो इधर दिया गया है ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, यूस्टेकियन ट्यूब या फिर स्टेपस। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई की। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है, आपका बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोक्लिया की। जो कोक्लिया होता है वो कोइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ जो होता है वो उसको बोलते हैं कोक्लिया। ओके, यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो मिडल ईयर एंड फेरिंग्स को जो वो कनेक्ट करती है ताकि प्रेशर इक्वलाइज कर सके। और जो स्टेपस होता है वो अटैच होता है टू द ओवल विंडो। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट जो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकंड के साथ जाना चाहिए, अब भी हमारे दो ऑप्शन है। थर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। फोर्थ थर्ड के साथ तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें पेज नंबर 325 के ऊपर, यहाँ पे द ईयर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं द मिडल ईयर कंटेन 3 ओसिकल, जो मेलस इनका स्टेपस होती है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए द स्टेपस इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। जो स्टेपस होती है वो किसके साथ अटैच होती है, ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, एंड यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। तो यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग्स के साथ। द यूस्टेकियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो ये जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करने का काम किसका है, यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब का है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कोक्लिया के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है द कोइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ इज कॉल्ड कोक्लिया। तो यहाँ पे जो लेबिरिंथ का कोइल्ड पोर्शन होता है उसी को बोला जाता है कोक्लिया। ओके, उसके बाद हमसे जो पूछा गया है वो किसके बारे में, ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में पूछा गया था। ऑर्गन ऑफ कोटाई अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो वहाँ पर आता है देखिए द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है वो किसके ऊपर सिचुएटेड है, आपका बेसिलर मेम्ब्रेन के, विच कंटेन हेयर सेल दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्योर जो है वो आंसर आ जाता है। फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे नीट 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस,
बी है ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया, सी है इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी है इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ पर जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए तो करेक्ट हमारा आंसर आएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो पहला आंसर है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 337 के ऊपर। यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ फर्स्ट लाइन, द ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा लाइपोसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिटर सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसके अलावा जो है वो एमिनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस या फिर प्रोटियोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है कौन? आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है प्योर एनसीईआरटी है ये। क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम दिया गया, यहाँ पे उनकी कुछ डिजीज दी गई हैं और कुछ ग्लैंड दिए गए, पाइट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल और पेनक्रियाज, इधर कुछ डिजीज दी गई है, तो हमें मैच द कॉलम करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइट्यूटरी। तो पाइट्यूटरी से जो रिलेटेड हो सकती है वो डायबिटीज इंसिपिटस हो सकती है। ओके, थायराइड ग्लैंड से जो आपकी हो सकती है वो आपकी हो सकती है ग्रेव डिजीज। ओके, उसके बाद एड्रिनल से जो हो सकती है वो हो सकती है आपकी एडिसन्स डिजीज, और पेनक्रिया से हो सकती है आपकी डायबिटीज मेलाइटस जो है एसोसिएट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा जाना चाहिए थर्ड के साथ, हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकंड जो वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रहा है। थर्ड जो है वो हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ जो है वो हमारा सेकंड के साथ, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक नेक्स्ट पोर्शन है, देखिए पाइट्यूटरी ग्लैंड से ही बता रही है, an impairing affect synthesis or release of ADH resulting in the diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This is condition is called diabetes insipidus. तो diabetes insipidus जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? आपका पाइट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो पाइट्यूटरी वाला पोर्शन पूरा चल रहा है, तो वहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है आपकी? देखिए यहाँ पे लिख रखा है ग्रेव्स डिजीज। Exophthalmic goiter is a form of hypothyroidism characterized by the enlargement of thyroid gland, protrusion of the eyeballs, increased basal metabolic rate and weight loss are also called grave disease. तो आपकी ग्रेव डिजीज जो वो किससे रिलेटेड आ जाएगी? आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रिनल और हमारे किसके बारे में बात करना है? पैनक्रियाज के बारे में। तो देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से जो रिलीज आपकी एडिशन डिजीज यहाँ पे लिख भी रखा है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉज एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक लीडिंग टू द डिजीज कॉल्ड एडिसन डिजीज। तो यहाँ से हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर उसका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर एडिसन डिजीज देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रिनल। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज के बारे में ये लिखा हुआ है, पैनक्रियाज हमारा हार्मोन, इसी के अंदर लिखा हुआ है देखिए, prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus। यानी प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया रहता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो सकता है वो हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूराइन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडी। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो यहाँ पे ये देखा था कीटोन बॉडीज वगैरह जो यूराइन के थ्रू रिलीज होने लगते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ओके, ग्लूकोसोरिया, कीटोनूरिया वगैरह, तो वहाँ पे वो डायबिटीज मेलाइटिस शो करता है इसी वजह से। तो यहाँ पे ये पैनक्रियासिस से रिलेटेड है। तो यहाँ से ये सब कुछ था हमारा पोर्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।